घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। आजादी के 6 दशक बाद भी मुसलमानों को मुख्य धारा से जोड़ने में क्यों नाकाम रहा है देश। और बात करेंगे बीजेपी के 33 सालों के राजनीतिक सफर की। और बात शुरू करते हैं बीजेपी के 33 साल की राजनीतिक यात्रा की। 33 साल पहले भारतीय जनता पार्टी का फाउंडेशन स्थापना की गई। हालांकि एक दूसरे स्वरूप, जनसंघ के स्वरूप में भारतीय जनता पार्टी के जो संस्थापक थे वो उस विचार से, उन विचारों से, उन मूल्यों से लेकर राजनीति में वो पहले से थे। लेकिन जिसे आज हम भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना 1980 में की गई। 33 साल की इस यात्रा को भारतीय राजनीति में किस तरह से देखा जा रहा है, उसके क्या कंट्रीब्यूशंस हैं और क्या चुनौतियां हैं, इस पर संक्षिप्त में बात करेंगे। लेकिन हमारा असल आज जो मुद्दा है वो है कि 6 दशक आज़ादी के बाद भी आखिर भारत के मुसलमानों को मुख्य धारा में जोड़ने में अब तक हम नाकाम क्यों रहे हैं। या तो वो आतंकवादी कुछ हैं उसमें से, या फिर कुछ आतंकित है, या कुछ आतंक के बहाने उससे सियासत किया जा रहा है, और कई और गहन और गंभीर सवाल हैं जिस पे हम बातचीत करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं बीजेपी की स्थापना दिवस पर। हमारे साथ हैं अब्दुल रशीद अंसारी साहब, हैं प्रेसिडेंट हैं माइनॉरिटी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के, और हमारे साथ इलियास आज़मी साहब हैं जो पूर्व सांसद हैं और सदस्य हैं अब आम आदमी पार्टी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अब्दुल रशीद साहब आपसे जानना चाहते हैं, आप उन कुछ लोगों में से एक हैं जिन्होंने बीजेपी की स्थापना में शुरुआत से, पहले दिन से आपने उसको देखा है। 33 साल के आप सफ़र को कैसे याद करेंगे? बीजेपी का 33 साल सफ़र संघर्ष का सफ़र है, जद्दोजहद का सफ़र है। देश के अवाम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से पहले जनसंघ के नाम से जो सियासी तंजीम 1951 में कायम की गई थी, उस तंजीम ने देश हित के लिए अपने नाम को, अपनी आइडेंटिटी को भी बलिदान कर दी और जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म के साथ अपनी पार्टी को मर्ज कर दिया। हमारी कोई शर्त नहीं थी, हमारी शर्त यही थी कि इस देश के अवाम को जो तवक्कुआत जनता पार्टी से हुई और जो जुल्म व सितम का दौर 19 महीने की इमरजेंसी में हुआ, अवाम ने सफ़र किया, ख़वास ने भी सफ़र किया। उसकी तल्ख़ यादें सभी के दिलों में हैं। दोबारा इस मुल्क में ऐसा ना हो और एक अवामी महाज बने ऐसा, जिस प्लेटफॉर्म से उन ज़ख्मों पर मरहम भी लगाया जाए और मुल्क को तरक्की की सिमत पर ले जाया जाए। उसके लिए ये कुर्बानी भारतीय जनता पार्टी से पेशरो जनसंघ थी, उसने दी। और हमारे तमाम अहम लीडरान, खुसूसन अटल बिहारी वाजपेयी साहब, लाल कृष्ण आडवाणी साहब, ये सब लोग उस वक्त उन्हीं बुलंदियों पर थे जिन बुलंदियों पर मुल्क की किसी और पार्टी के कोई नेता। हमने कोई शर्त नहीं रखी और हम उस इत्तेहाद का हिस्सा बने। मगर बदनसीबी है मुल्क की कि जब हम एक अच्छे सफ़र पर निकले थे, साथ निभाने का वादा लेकर चले थे, उसके बावजूद ऐसा हुआ कि बीच बीच में तलखियाँ बढ़ाई गईं और एक दिन ऐसा आया
कि दोहरी मेंबरशिप का सवाल उठाकर हमें मजबूर कर दिया गया कि हम उस महाज से अलग हो जाएं, और फिर 6 अप्रैल 1980 को जी बहालत मजबूरी हमें अपना एक सियासी प्लेटफॉर्म दोबारा से कायम करना पड़ा, यानी भारतीय जनता पार्टी का कायम करना। वहाँ से हम चले तो हमारे साथ अवामी हमदर्दियाँ थीं। इसलिए थीं कि पहले हमने अपनी आइडेंटिटी को मर्ज किया, यानी हमने बड़ी कुर्बानी दी। दीगर जितनी टीम्स आई थीं वो लोग थे जो लगभग किसी न किसी स्टेज पर कांग्रेस के इत्तेहादी रहे थे या खुद कांग्रेस में शामिल थे। जी। तो अवामी हमदर्दी हमें मिली और वो हमदर्दों का दायरा इतनी तेज़ी से बढ़ता रहा कि 90 की दहाई में आने के बाद हमारी सरकार बनी, और फिर हमने अटल जी के क़यादत में जो 6 साल आवाम के लिए काम किए, मुल्क की डेवलपमेंट के लिए काम किए, मुल्क में इत्तेहाद के लिए जो काम किए जी, उन सब के नतीजे में अवामी मकबूलियत हमारी बढ़ती गई। बदनसीबी ये रही जी कि उस 6 साला सुनहरी दौर के बाद जमहूरी अमल के तहत अगर हम इक़्तिदार में ना भी आए हों, तब भी एक चीज़ जो हमने दी मुल्क में, वो जो पोलराइजेशन ऑफ पावर थी, सिंगल पार्टी गवर्नमेंट्स थी, उस निज़ाम से निकाल कर मुल्क को 2 पार्टी सिस्टम पर तो ले आए जी और बड़ी मजबूती के साथ लाए। जी। अब्दुल साहब, आपने जो बात, एक यात्रा आपने जो सियासी यात्रा की शुरुआत कैसी हुई, वो कहाँ तक पहुँची, उसका आप बात कर रहे हैं, लेकिन इस सियासी दल का जी, अगर हम राजनीति में भारत के राष्ट्र के रूप में, समाज के रूप में इनके कंट्रीब्यूशन को देखें कि क्या दिया आपने कहा देश में हमने मुल्क में एक पार्टी से दो पार्टी सिस्टम या 2 पार्टी को कायम करने में आप सफल हुए, लेकिन कई तरह की यात्रा में कई सारी बातें आई, खास करके एक कि सांप्रदायिक जो सद्भाव है उसको आप बनाए रहने में आपकी उस पर सवाल उठाए गए, और सवाल उठाए जाते हैं और सवाल उठाए जा रहे हैं आज भी। यहाँ तक कि अयोध्या में जो कुछ हुआ उस पूरा देश के सामने है। इससे पहले कि मैं आपसे ये बात सुनूं, मैं लाल कृष्ण आडवाणी जी जो एक जो फाउंडर मेंबर हैं, उन्होंने भी आज इस पे टिप्पणी की है, क्योंकि एक बड़ा सवाल जो हमेशा, तो उन्होंने क्या कहा है पहले आपको हम दिखाते हैं, फिर आपसे हम पूछते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि तो अयोध्या मंदिर और राम मंदिर, उसकी चर्चा के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनसंघ ने यह स्थान प्राप्त किया है। मैं उनको कहता हूं, हां, बराबर किया है। हम इस पर गर्व करते हैं कि हमारा आंदोलन वह केवल मात्र राजनीतिक आंदोलन नहीं है, वह एक सांस्कृतिक आंदोलन है। लेकिन इस सांस्कृतिक आंदोलन का जब प्रतिरूप मुझे डॉक्टर लोहिया जैसे समाजवादी व्यक्ति और समाजवादी नेता के मिलता है, तो उसकी प्रशंसा किए बिना मैं नहीं रह सकता। रशीद साहब, ये एक ऐसा मसला है जिस पे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो आपके सियासी विरोधी हैं और कई ऐसे बुद्धिजीवी भी हैं जो इस पे सवाल करते हैं। ये सवाल उनका जायज है या जो आडवाणी जी कह रहे हैं वो जायज? चीज़ों को सही पर्सपेक्टिव में देखा नहीं जाता, और पर्सपेक्टिव सामने रखकर अगर बात की जाए तो बहुत से मसाइल अपने आप में मसला नहीं होते, वो मसला क्रिएट किया हुआ होता है। अयोध्या का मसला, बाबरी मस्जिद का मसला, जो भी और जिस तरह भी है,
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कभी भी ये बात नहीं आई कि हम बैठकर नेगोशिएशन करके इस मसले का हल करने बैठें, उस पर एतराज़ हो। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कभी ऐसी बात नहीं आई है कि हम बाई फोर्स, बाई हुक और क्रुक जी नहीं ऐसा कर लेंगे। सवाल अयोध्या का सिर्फ नहीं है, सवाल है कि विभाजित करने वाले समाज को एक सांप्रदायिक राजनीति की शुरुआत, ये आरोप आपके विरोधी लगाते हैं आपके ऊपर, और उनके अपने तर्क होते हैं, उनके अपने तथ्य होते हैं, वो इसके प्रमाण भी देते हैं। वो प्रमाण सत्य है या नहीं है ये आप बेहतर जानते हैं। मैं सिर्फ ये पूछता हूं कि जो ये आरोप लगते हैं कि आपने जो पहले बात कही कि एक मुल्क में एक सियासी दल की शुरुआत की, वो सियासी दल मुल्क को क्या दिया? क्या मुल्क में सद्भाव करने में उनकी भूमिका है? अगर बिना सद्भाव का मुल्क आगे बढ़ सकता है? ये एक सवाल है जिसको कि जवाब तमाम देश के लोग या दुनिया के लोग ढूंढते रहते हैं। इस सिलसिले में मैं एक छोटी सी बात ये कहूँगा कि हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, ये आम मकौला है। अगर इस पैमाने पर देखा जाए तो जिस चीज़ का हुआ भारतीय जनता पार्टी को बनाकर मुस्लिम आवाम में ख़ास तौर से और उमूमी तौर पर अक़लियतों के दरमियान रखा गया, उन तमाम सियासी क़ुव्वतों के ज़रिए जो ख़ाइफ़ हैं बीजेपी से, तो उसके लिए सबसे आसान चीज़ ये है कि हम ये देखें कि जिनके पास कहीं भी हुकूमत करने का मौका मिला उस दौरान उन्होंने माइनॉरिटीज़ के लिए, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए क्या किया। देश का इतिहास गवाह है जी कि जितने फसादात मुल्क में सांप्रदायिक रूप में हुए हैं, उनका बड़ा हिस्सा उस वक्त रहा है जब कोई भी कांग्रेस पार्टी हो या कोई और दल हो जो अपने आप को बीजेपी से दूर कहता हो, जो मुसलमानों की सेवा करने की ठेकेदारी लेता हो और जो कहता हो कि सिर्फ हमारे फोल्ड में आने पर इन्हें सिक्योरिटी रहेगी, अदरवाइज ये इनसिक्योर हैं। उनके इस प्रोपेगेंडे का नतीजा ये हुआ कि बेचारा मुसलमान जो गरीब भी है, बिछड़ा हुआ भी है, और इनके दौरे हुकूमत में सफ़र भी जिसने बहुत ज़्यादा किया है, वो अपने को साइकोलॉजिकली इनसिक्योर फील करता था कि अगर बीजेपी आ गई तो मैं ये आप ये कहते हैं कि ये एक प्रचार, दुष्प्रचार का परिणाम है, और इससे बीजेपी के जो वैचारिक, जो बीजेपी की नीति है, जो बीजेपी की सोच है, उससे ये भिन्न है, अलग है। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। और जो हमारा आज का मसला है कि 6 दशक बाद यानी 60 साल से ज़्यादा आज़ादी के हो गए, देश के मुसलमान मुख्य धारा में क्यों नहीं जोड़ा गया है, क्यों नहीं जोड़ पाया है, कौन जिम्मेदार है, इसका आगे का रास्ता क्या होगा। छोटे से ब्रेक के बाद।